नेक्स्ट 2.7 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 5i प्लस j यूनिट वेक्टर एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर। यानी a और b दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान में जो एंगल बनता है हमने वो फाइंड आउट करना है। सो हमें गिवन क्या है जी, गिवन दैट a वेक्टर हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 5i प्लस j यूनिट वेक्टर और एक बी वेक्टर हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। तो हमें कहा क्या गया है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, लेट से मैं थीटा एंगल कहती हूँ दोनों के दरमियान, एंगल बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए उसके लिए ज़रूरी है अगेन हम लोग के पहले इन वेक्टर्स को ड्रॉ तो करें, हमें कुछ आइडिया तो हो कि ये वेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं या इनका एक दूसरे के साथ डायरेक्शन क्या बन रही है या किस क्वाड्रेंट में लाई करें, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके दरमियान में एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगेन मैं यहाँ से देखती हूँ कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 5 और 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4, इसका एक्स कंपोनेंट 2 और वाई कंपोनेंट 4। तो अब मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मेरे पास ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि वेक्टर ए जो है मेरे पास वो 5 और 1, यानी इसकी भी एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव हो, वाई वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो इधर कहीं लाई कर रहा है। सिमिलरली बी वेक्टर के भी एक्स और वाई दोनों टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सो ये भी यहीं पे इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो मैं ड्रॉ करती हूँ, लेट से ये ए वेक्टर जिसमें एक्स की वैल्यू 5 है, लेट से यहाँ पे कहीं 5 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो लेट से यहाँ पर कहीं 1 है। तो मैं कहती हूँ इस तरह से ये वेक्टर ए हो गया मेरे पास। सिमिलरली आप देखते हैं कि वेक्टर बी की जो है उसकी एक्स वैल्यू 2 है और वाई वैल्यू 4 है। लेट से अगर यहाँ पर कहीं 2 है और इधर वाई की वैल्यू कहीं 4 होगी तो ऑलमोस्ट ये बनेगा बी वेक्टर। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है, यानी ये जो एंगल बन रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में ये बात पहले आ सकती है कि अच्छा ठीक है, जिससे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में किया है, सिंपल बात है, कोई बात नहीं, हमने यूँ करना है, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसका tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। ओके, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने वो जो एंगल फाइंड आउट करना था वो हमने सिंपल एंगल फाइंड आउट किया, हमें साथ मेंशन था कि उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या फिर सिंपल कहा गया था कि एंगल ऑफ वेक्टर बी या एंगल ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करें। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर इन दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल आ रहा है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिंक नहीं किया, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो बन रहा है एंगल हमने वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका ये मेथड भी आप सोच सकते हैं कि चलें ठीक है इस तरह से भी करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर। सो ये कंपोनेंट मिल जाएगा, ये कंपोनेंट मिल जाएगा, तो मैं tan ऑफ थीटा करके इस तरह से और इस तरह से इसका एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट उसमें डिफरेंस क्या होगा कि जब आप इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वैल्यू नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ये इतना डिस्टेंस आएगा ये क्या है। ये इसी तरह से जब आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो ये डिस्टेंस बनेगा आपके पास उसकी भी वैल्यू नहीं है। सो इस तरह से हम लोग इसको नहीं कर सकते, कोई और मेथड हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसके सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है वो इन्वॉल्व करता है दो वेक्टर्स को। सो उसका फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा, यानी एंगल बिटवीन बोथ। अब देखिए से इस फार्मूला में इन्वॉल्व हो रहे हैं इन दोनों के दरमियान में एंगल। ठीक है, दो वेक्टर्स चाहिए उसके लिए हमें और उनके दरमियान में एंगल। अब हमें वेक्टर्स गिवन है दोनों, तो हम इनका मैग्नीट्यूड भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और
वेक्टर्स एज इट इज़ गिवन है उनका मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड आउट करके हम लोग पुट कर सकते हैं, तो फाइनली हम लोगों को ये एंगल बिटवीन दैम फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कॉज ऑफ थीटा इधर रखा है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंप्लीफाई होगा, इसको मैं इक्वेशन 1 के स्टॉप करती हूँ। पहले मैं टर्म्स फाइंड आउट कर लूँगी, उसके बाद इसको यहाँ पर पुट करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, कॉज इनवर्स लूँगी तो इसका एंगल थीटा में मिल जाएगा। सो पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, उसके लिए क्या, पहले ए वेक्टर लिखती हूँ 5i प्लस जे यूनिट वेक्टर डॉट 2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर। इसका भी अगेन उसी तरह से होगा कि हमने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और i इसके जो है वाई कंपोनेंट जो है उसको भी हमने जे यूनिट वेक्टर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर बेसिकली हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी करना है। ठीक है, चलिए मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, आपको फिर फर्दर एक स्टेप में बताती हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं इसी प्रॉब्लम में इसको इतना एक्सप्लेन करूँगी, आगे आपको इसको याद रखना है कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगा और वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, बाकी कंपोनेंट्स भी साथ क्यों नहीं आते। ठीक है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10, आई यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर, इसका डॉट आई यूनिट वेक्टर से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस 5 4s are 20, उसके बाद आई और डॉट जे। ठीक है, देन प्लस ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, जे डॉट आई यूनिट वेक्टर एंड देन अगेन जे 1, यहाँ पे प्लस आएगा, 1 इंटू 4 4 और जे डॉट जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जो आई और जे यूनिट वेक्टर हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो परपेंडिकुलर रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो आई यूनिट वेक्टर है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ या एक्स कंपोनेंट के साथ होता है, अटैच होता है, और वाई कंपोनेंट जो जे यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा वाई कंपोनेंट के साथ अटैच होता है। सो एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ आई और जे का अटैच है, तो एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी हमारे पास कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास आपस में डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। सो आई डॉट जे और जे डॉट आई, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। सो ये टर्म्स दोनों जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे इज विद दिस विल बी इक्वल टू, और सिमिलरली जो आई डॉट आई यानी आई डॉट आई जे डॉट जे या के डॉट के जो होगा उसका आंसर 1 होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला में देखें तो कॉज ऑफ 0 डिग्री बनेगा तो वो वैल्यू 1 देगा, जबकि हम लोग जब आई डॉट जे करते हैं तो कॉज ऑफ 90 डिग्री बनता है तो वो हमें 0 वैल्यू देता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 14। यहाँ पर आप रीजनिंग लिखेंगे, सिंस आई डॉट जे एंड जे डॉट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई डॉट आई एंड इज इक्वल टू जे डॉट जे, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपने रीजनिंग साथ देनी है अगर इस तरह से कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में हमें क्या पता चला, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। ठीक है, तो ये टर्म मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करती हूँ ये वाली टर्म यानी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। सो उसके लिए नाउ
मैं फाइंड आउट करूँगी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। और हमें पता है ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय बी का करूँगी तो वो होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसकी पुटिंग वैल्यूज़ पुट करती हूँ। तो हमारे पास एक्स ए के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है जी 5 स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट है 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसी तरह से जो बी है उसका एक्स कंपोनेंट है जी 2 स्क्वायर और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो है 4 स्क्वायर। तो दिस विल बी 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16। तो ये बनेगा 26 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 4 20 स्क्वायर। सो इसको अगर आप चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर बनता है 5.1। इसका आंसर बनता है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 20 का आंसर बनता है 4.5। सो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि इसका आंसर बना, चलिए यहाँ तक भी कर लें, इतना भी ठीक है। तो ए बी का या ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास आया। इसको सिंप्लीफाई कर लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको मैं कहती हूँ इक्वेशन 2। ओके जी, चलें अब इस वैल्यू को हम पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 किस में पुट करेंगे, जो बैक इक्वेशन 1 हमने बनाई थी इन इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 हमारे पास थी cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। सो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की हमारे पास वैल्यू आई थी 14 और ए बी की वैल्यू हमारे पास आई मल्टीप्लाई 4.5। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये दोनों वैल्यूज़ आपको अलग अलग डिफाइंड रहें कि अच्छा ये हमने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और ये 14 जो है वो ये ए डॉट बी का आंसर है। सो आप यहाँ पर करेंगे, अब थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 14 ओवर 5.1 मल्टीप्लाई बाय 4.5। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ 0.61। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है जब, तो फाइनली हमारे पास थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी हमारे पास आया 52। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।